नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटेट और शिक्षक भर्ती के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा है शिक्षण पद्धतियों के और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा है अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता जो होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है यानी कि यूनिक होता है, इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और चौथा ऑप्शन है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा कि कोई भी जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, अर्थात हर विद्यार्थी की अलग अलग एक क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। जो टीचर है और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? पहला है स्नेह का, दूसरा है विश्वास का, तीसरा है सम्मान का और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये सभी जो होते हैं शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी कि जो अच्छा टीचर होगा वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा है सहयोग की भावना को, तीसरा है प्रतिद्वंदिता की भावना को और चौथा ऑप्शन है तटस्थता की भावना को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक क्या उत्तर देगा उसके विषय में? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, दूसरा है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानती हूँ और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर उस छात्र को दे देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला है जब शिक्षक फुर्सत में हो, दूसरा ऑप्शन जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, तीसरा है कुछ समय के पश्चात और फोर्थ ऑप्शन है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा चिकित्सा जिज्ञासा की गई हो। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा क्या किया गया हो? जिज्ञासा की गई हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्काल जब विद्यार्थी की जिज्ञासा जब जागृत होती है तभी उसका उत्तर जो है एक अच्छे टीचर को दे देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? पहला है अध्यापन विषय का, दूसरा है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा है शिक्षा संहिता का और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का एक शिक्षक को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास है वो किस चीज का परिणाम है? पहला है
वंशानुक्रम का, दूसरा वातावरण का, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। दूसरा है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा। तीसरा ऑप्शन है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, पहला ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है। दूसरा है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। तीसरा है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और फोर्थ ऑप्शन है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा किसी बच्चे के जो संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ये बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, पहला, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की, दूसरा है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, और तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी विशेषता जो होती है वो अच्छे टीचर में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोचित्रण का संदर्भ है, माइंड मैपिंग का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है। दूसरा है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। तीसरा है मन का चित्र खींचना, और फोर्थ है मन के कार्य का अन्वेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मन के कार्य का अन्वेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे कठिन और जटिल अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पीटी प्ले शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षणार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षणार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षक सीखने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों शिक्षणार्थियों को क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग का अधिक अभ्यास कराना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फोर्थ ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं? यहाँ पे हमें बताना है कि जो बाल विकास के सिद्धांत नहीं है। पहला है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। दूसरा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार उनकी सहायता करेंगे? पहला ऑप्शन है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। दूसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर। तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। या फिर फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा तथ्यात्मक जानकारी देकर हम बच्चों की उनकी अवधारणाओं को बदलने में हम मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जो बाल मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र कहाँ तक है? पहला है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तीसरा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। और फोर्थ ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? पहला है डाउन सिंड्रोम कहलाता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, या फिर चौथा विल्सन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्यों? क्योंकि 21वां जो गुणसूत्र यानी कि डीएनए होते हैं वो जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण इस तरह का हमें डाउन सिंड्रोम बीमारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बी ए जो होगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, जो तनाव के कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? पहला समस्या समाधान विधि, दूसरा है रक्षात्मक यांत्रिकता, तीसरा है व्यक्तिगत विधि और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता, जो कि तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतःदृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला है थार्नडाइक ने, दूसरा है गेस्टाल्टवादी ने और मनोवैज्ञानिक ने, तीसरा है हेगार्टी ने और फोर्थ है स्किनर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेल्टावादी मनोवैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? सूझ या फिर अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था का काल या फिर जो अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक,
संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पहला ऑप्शन है A.T. जर्शील्ड ने, दूसरा है E.B. हरलॉक ने, तीसरा है I.P. डेविड ने और चौथा जो है H. सोरेनसन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा A.T. जर्शील्ड ने इस जो है मनोवैज्ञानिक ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके बहुत सारे टीचर भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।